पिछली क्लास में हमने आपको बताया था राउल्ट के नियम के आधार पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब उसी तारतम्य में हम आज आगे लेके चल रहे हैं आपको राउल्ट के नियम के आधार पर ही किसी विलयन में विलय के अणुभार की गणना या कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके थे XB इज इक्वल टू PA0 माइनस PA अपॉन PA0। अगर आपको ध्यान हो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक छोड़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाष के बराबर होता है। अब अगली हेडिंग है हमारी राउल्ट के नियम के आधार पर अथवा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के आधार पर विलय का अणुभार ज्ञात करना। तो यहां तक तो आप व्युत्पन्न कर चुके हैं लास्ट क्लास में। इसके बाद यदि हम चले तो ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए हम इसको 1। अब हमें इस समीकरण के आधार पर ज्ञात करना है कि विलय का अणुभार कैसे ज्ञात करें। तो जैसा कि आपने ये देखा है XB क्या होता है, मूल प्रभाष विलय का मतलब विलय के मूलों की संख्या बटे विलय के मूलों की संख्या धन विलायक के मूलों की संख्या। ये कहलाया मूल प्रभाष की परिभाषा के अनुसार हमने ये सूत्र लिख दिया विलय का मूल प्रभाष। अब बात करें कि मान लीजिए विलयन हमारा तनु है, तनु विलयन के लिए तनु विलयन अर्थात जिसमें विलय की मात्रा क्या हो बहुत कम। तो तनु विलयन के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर विलायक की मात्रा बहुत अधिक होगी। विलायक की मात्रा जब बहुत अधिक होगी विलय की तुलना में और बहुत ज्यादा में बहुत कम जब हम ऐड करेंगे योग करेंगे तो उसका प्रभाव नगण्य नकारात्मक, मतलब ये बहुत ज्यादा है ये बहुत कम है तो इसमें बहुत कम यदि हम जोड़ दें तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अर्थात हम उपरोक्त समीकरण को ऐसे ही लिख सकते हैं NB अपॉन NA। फिर से एक बार बताइए NB क्यों ऐसे निगलेक्ट किया हमने, क्योंकि विलय की मात्रा बहुत कम है। एक बात यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग, तनु विलयन हम कब मानते हैं, क्योंकि सामान्यतः बुक में लिखा नहीं रहता और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तनु विलयन मतलब इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो सूत्र कुछ और आएगा विलय के अणुभार का, और यदि हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो सूत्र कुछ और आएगा। तो हमने तनु विलयन के लिए सूत्र भी उत्पन्न किया है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में ये लिखा नहीं रहता विलयन तनु है या सांद्र है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। देन हम कैसे पता करें, तो ध्यान रखिए आप विलयन यदि आपका 5% या इससे कम है 5% या इससे कम है तो विलयन आपका तनु की श्रेणी में आता है। और यदि 5% से ज्यादा आता है तो विलयन को हम सांद्र मानेंगे। उस स्थिति में हम जिस सूत्र का व्युत्पन्न करने जा रहे हैं, जिस सूत्र को व्युत्पन्न करने जा रहे हैं उसका उपयोग फिर हम न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे, फिर पूरा लेके करेंगे पॉइंटेड। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम जानते हैं कि मूलों की संख्या बराबर क्या होता है, सबने देखा होगा मूलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटे अणुभार। तो इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं। तो विलय का मूल प्रभाष बराबर यहाँ हो जाएगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार। इसी प्रकार यहाँ विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ये इस तरह से हमने सूत्र उत्पन्न कर लिया। इसको ट्रांसपोज कर दें सबको बनता होगा। तो WB ये ऊपर चला जाएगा इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू ये नीचे आ जाएगा तो MB। ये वैल्यू आ गई XB की। अब समीकरण 1 में आपने देखा है ये है, तो ये मान उठा के हम समीकरण 1 में लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ ये उठा के हमने यहाँ रख दिया। XB का मान ये है WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB इज इक्वल टू हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अर्थात PA0 माइनस PA अपॉन PA0।
ये। अब इस समीकरण में आपको जो ज्ञात करना, वैसे हमारा एजेंडा क्या, हेडिंग क्या था, राउल्ट के नियम के आधार पर विलेय का अणुभार ज्ञात करना, या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के आधार पर विलेय का अणुभार ज्ञात करना। तो यहाँ विलेय का अणुभार बताइए। अणुभार देखिए, भार मतलब W, विलेय का भार, विलायक का भार। यहाँ एक नोटेशन हमेशा ध्यान में रखें आप, मेरी क्लास जब तक आप अटेंड करेंगे ध्यान रखें, A स्टैंड्स फॉर विलायक। कहीं A लिखा है मतलब ये विलायक को प्रदर्शित करेगा, कहीं B लिखा है मतलब ये किसको करेगा, ये विलेय को प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो W मींस वेट, भार, किसका, B फॉर विलेय, सॉल्यूट, विलेय का भार, विलायक का भार। M मतलब अणुभार, कहीं M लिखा है मतलब क्या है, वो अणुभार। A मतलब विलायक, विलायक का अणुभार। B मतलब विलेय का अणुभार। तो आपको ज्ञात क्या करना है इसमें से, विलेय का अणुभार Mb। तो देखिए छोटी क्लास में हम पढ़ते थे ट्रांसपोज करना, यहां से इसको वहां ले जाए और बाकी सबको यहां लाए। तो Mb बराबर क्या हो जाएगा, देखें आप, Mb इज इक्वल टू हो जाएगा, उसको लेके हम नीचे आ जाए तो WB इंटू MA अपॉन WA, और जब वो नीचे आएगा तो इसको लिख सकते हैं अपॉन में PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, और इसको और ट्रांसपोज यदि हम कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं WG इंटू MA अपॉन WA इंटू PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PA। इस तरह से ये विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र आपका तैयार हो गया। इसमें न्यूमेरिकल, इसके द्वारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देखिए, न्यूमेरिकल से हमें डरना नहीं। अगर आप आंकिक प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें जो नोटेशंस हैं इनको क्लियर कर लें, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। नोटेशन इसमें क्लियर हो जाएगा हमारा कि कौन सा टर्म किसके लिए है। फॉर एग्जांपल फिर से D फॉर विलेय, D किसके लिए, विलेय के लिए। तो अणुभार किसका, विलेय का। भार W मतलब वेट, भार किसका, विलेय का। M अणुभार किसका, विलायक का। भार विलेय का। और विलयन किससे बनता बताइए, विलेय और विलायक। हमने 200 ग्राम विलायक में, जल में 40 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज का भार कितना हो गया 40, विलेय का भार 40, कितना जल लिया था 200 ग्राम, तो विलायक का भार 200 ग्राम। सब अणुभार फिक्स रहता है हर एक यौगिक का, सब कुछ उसी में दिया रहता है, सब कुछ दिया रहता है इसमें। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। न्यूमेरिकल की एक अलग से मैं क्लास दूंगा इसका, आप लोगों को न्यूमेरिकल की एक अलग से क्लास दूंगा जिसमें इस पे बेस्ड टोटल हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। पहले से ही हम सोच रहे कितना ट्विस्ट कर सकता है घुमा के क्वेश्चन, कितना घुमा सकता है। जैसे क्वेश्चन में 10% बोल दिया, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ये सूत्र किसके लिए है, तनु विलयन के लिए। कीप दिस इन माइंड, तनु विलयन मतलब 5% या उससे कम जब दिया हुआ है तब तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन यदि 5% या उससे अधिक दिया हुआ है उस स्थिति में हम इस सूत्र का उपयोग कभी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। फिर हम इसको नकारात्मक नहीं मानेंगे। अगर विलेय की मात्रा अधिक है तो फिर हम इसको नकारात्मक कैसे मानेंगे, योग में अंतर आ जाएगा, फिर इसको हम जोड़ेंगे यहाँ, फिर ये पूरा सूत्र लेकर के चलेंगे इसके बराबर। अगर 5% से ज्यादा सांद्रता दी हुई है तो ये अपने दिमाग में रखिए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई सबको, क्लियर है। तो यहाँ पर राउल्ट के नियम पर आधारित चूंकि इस अध्याय से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं तो 3 प्रश्न बन सकते हैं। नोट कीजिए एक बार अच्छे से सब लोग, 3 प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, और दिस इज वेरी वेरी IMP फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पहला प्रश्न बन सकता है राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा प्रश्न बन सकता है राउल्ट के नियम के आधार पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। जो ये सूत्र व्युत्पन्न करना है, यहां तक करना है। तीसरा प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि राउल्ट के नियम के आधार पर विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।
जो ये हमने किया, या इसको और ट्विस्ट करेगा तो ये घुमा के आपसे पूछ सकता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के आधार पर विलय के अनुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, जो हमने ये किया। तो ये 3 प्रश्न हैं, पिछली क्लास और आज की क्लास मिला करके ये आपने कुल 3 प्रश्न तैयार कर लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की मैं एक अलग से क्लास दूंगा जिसमें हम एक फ्रेम बनाएंगे। उस फ्रेम में हम हर एक प्रकार से और कैसे घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को, और कैसे घुमाया जा सकता है, हर एक प्रकार के 2-2 प्रश्न यहाँ पर हम आपको करवाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, मैं आपको बताऊंगा। और फिर से मैं बोलूंगा, यदि आप मेरे साथ लगातार बने रहना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि बार बार मुझे आपको लिंक भेजने की आवश्यकता ना पड़े। किसी माध्यम से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। इस क्लास के बाद आज एक और वीडियो में डालूंगा अगले टॉपिक की, पहले इसको आप समझें। थैंक यू। वाष्प दाब एवं राउल्ट का नियम, ये टॉपिक हमारा पूर्ण हो चुका है और इसके बाद हम अगले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन क्या है, पहले इसको हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद फिर इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। आदर्श विलयन अर्थात वह विलयन जो ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करे, अर्थात वे विलयन जो ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, तथा वे विलयन जो ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये तो होगी परिभाषा। इसके बाद हम आते हैं इसे कॉन्सेप्ट की बात। तो आदर्श विलयन होने की शर्तें कौन कौन सी हैं? इन 3 शर्तें होती हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और सीखना है। तो 3 शर्तों में सबसे पहली शर्त है कि पहली बात में ध्यान से आप देखें कि आदर्श या अनादर्श विलयन की जब भी बात होगी तो वहां 2 घटक होंगे, एक विलयन नहीं होगा। वह 2 पदार्थ को जब मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, आदर्श और अनादर्श। मतलब जब कभी भी हम बात करेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन की तो हमेशा उसमें 2 घटक कम से कम होंगे ही होंगे। तो जब 2 घटकों को मिलाए हम, जो विलयन प्राप्त हो उसका वाष्प दाब यदि राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि वो पहली शर्त का पालन कर रहा है। इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये कहलाता है आपका राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। तो पहली शर्त क्या हुई कि घटकों को मिलाने से प्राप्त विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित विलयन के वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त होती है यहाँ पर डेल वी मिक्सिंग शुड बी 0, अर्थात जब हम 2 घटकों को मिलाएंगे तो 2 घटकों को मिलाने पर उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन में परिवर्तन 0 होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हमने किसी पदार्थ का 2 लीटर लिया, किसी दूसरे पदार्थ का 2 लीटर लिया, दोनों को जब मिलाएंगे तो आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आयतन में परिवर्तन कब नहीं होगा? जब 2 और 2 लीटर कितने होते हैं? 4। तो 2 और 2 4 ही हो तो आयतन में परिवर्तन 0 होगा। लेकिन 2 लीटर और 2 लीटर यदि 4 से ज्यादा हो गया या 4 से कम हो गया, क्योंकि हो सकता है केमिस्ट्री में जरूरी नहीं है कि 2 + 2 4 ही हो। केमिस्ट्री में 2 + 2 4 से ज्यादा भी हो सकता है और 4 से कम भी हो सकता है। लेकिन यदि 4 ही हो रहा है तो आदर्श विलयन की शर्त है, अर्थात 2 घटकों को मिलाने पर आयतन ना तो घटना चाहिए और ना तो बढ़ना चाहिए, दोनों के अलग अलग आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। तीसरी शर्त है डेल एच मिक्सिंग शुड बी 0, अर्थात 2 घटकों को जब हम मिलाएं तो ऊष्मा परिवर्तन 0 होना चाहिए, अर्थात ऊष्मा ना तो उत्पन्न होनी चाहिए और ना ही अवशोषित होनी चाहिए। फिर से एक बार सुनिए, जब 2 घटकों को हम मिलाएंगे तो मिलाने से जो विलयन प्राप्त होगा उसमें ना तो ऊष्मा उत्पन्न हो और ना अवशोषित हो। तो ये तीसरी शर्त हुई डेल एच मिक्सिंग शुड बी 0, मतलब 2 घटकों को मिलाएं तो ऊष्मा ना तो उत्पन्न हो ना ही अवशोषित हो, तो आदर्श विलयन होगा। अर्थात जब कोई विलयन इन तीनों शर्तों का पालन करेगा
तो ही वह विलयन आदर्श विलयन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और तीनों शर्तों को पालन करने के लिए केवल एक फैक्टर इसके पीछे है, जिसको आप निम्न रूप से समझ सकते हैं। देखें, मान लीजिए दो घटक आपके ए और बी हैं, तो इनमें पहले से ही कुछ ना कुछ आकर्षण होगा। ये अकेला तो होगा नहीं, बहुत सारे अणु होंगे पदार्थ ए के, इसी प्रकार से पदार्थ बी के बहुत से अणु होंगे, तो इनमें कोई ना कोई आकर्षण पहले से होगा। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया आकर्षण कार्य करेगा, जिसे हम ए बी आकर्षण कहेंगे। इनके बीच जब दोनों को मिलाएंगे तो नया आकर्षण कार्य करेगा। यदि ये आकर्षण इन दोनों आकर्षण के बराबर है, फिर से ध्यान से देखिए, जब दोनों को हमने मिलाया ए और बी को, यदि ए और बी के बीच का आकर्षण ए और बी आकर्षण के बराबर है, तो फिर इन तीनों शर्तों का पालन होगा। अर्थात राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर इस विलयन का वाष्प दाब होगा। जब आकर्षण उतने ही है जितना यहाँ था, जितना यहाँ था, तो फिर आयतन परिवर्तन नहीं होगा, 2 धन 2 4 होना चाहिए, 4 ही होगा। जब बंध उतने ही प्रबल है जितना ये था और ये था, तो अब यहाँ ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी और ना ही अवशोषित होगी। अर्थात यदि ए बी आकर्षण का मान ए आकर्षण और बी आकर्षण के बराबर है, तो इस स्थिति में आपका विलयन आदर्श विलयन ही होगा। उदाहरण के लिए हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मिक्स किया, तो इनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो लगभग यही स्थिति होगी। ए बी आकर्षण जो होगा, ए अर्थात इन्हीं के बीच, बी अर्थात इन्हीं के बीच जो आकर्षण होगा उनके बराबर, तो इन दोनों का मिश्रण जो है आदर्श विलयन का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पूरे एग्जाम में, आदर्श और अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्लियर हो गया, इसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं, याद करने की भी जरूरत नहीं है। अनादर्श की शर्तें क्या, परिभाषा पहले देख चुके हैं, वे विलयन जो ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन ना करें, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब पहली शर्त इसी के अनुसार वाष्प दाब जो है वो राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर नहीं होता है, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त, जब हम दो घटकों को मिलाएंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा, अर्थात शून्य के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि किसी ए के 2 लीटर लिया, दूसरा घटक बी है उसके 2 लीटर लिया, दोनों को मिलाया तो 4 लीटर होना चाहिए, लेकिन अब 4 नहीं होगा, या तो 4 से ज्यादा होगा या तो 4 से कम होगा। वो क्यों होगा हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, जब डिटेल में अनादर्श विलयन के प्रकार पढ़ेंगे वहां बताएंगे हम आपको कि क्यों ज्यादा और कम हो जाता है। तीसरी शर्त, del H mixing does not equal to 0, अर्थात अब जब हम दो घटकों को मिलाएंगे तो या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या तो अवशोषित होगी, शून्य नहीं हो सकता, या तो अवशोषित होगी या तो उत्सर्जित होगी। इन तीनों शर्तों के पालन करने के लिए यहाँ भी एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपने ए और बी दो घटक को मिलाया तो ए आकर्षण जो है और बी आकर्षण जो है, अब ए बी आकर्षण से के बराबर नहीं है। ए बी अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं ए बी आकर्षण जो है ए आकर्षण और बी आकर्षण के बराबर नहीं है, तभी ये तीनों शर्तें उत्पन्न होंगी। हो सकता है ये इनसे प्रबल हो, इन दोनों से हो सकता है ये दुर्बल। अब प्रबल या दुर्बल होगा तो फिर दो बातें होंगी कि बराबर नहीं होंगे, बराबर शून्य नहीं होगा। अब बराबर शून्य नहीं होगा तो शून्य से बड़ा हो सकता है, शून्य से छोटा। शून्य से बड़ा होगा मतलब धनात्मक और शून्य से छोटा होगा मतलब ऋणात्मक। ऐसे यहाँ पर शून्य से बड़ा, शून्य से छोटा। मतलब ये हुआ अनादर्श विलयन के भी दो प्रकार होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, जिसको कि हम अगली क्लास में डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। यहाँ फिर से एक बार समरी देख लें। आज हमने पढ़ा यहाँ पर आदर्श और अनादर्श विलयन। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, जो विलयन राउल्ट के नियम का ताप के सभी मानों पर पालन करे आदर्श विलयन, और जो पालन ना करे वो अनादर्श विलयन। तीनों की शर्तें आपने देख ली, अनादर्श विलयन की तीनों की शर्तें देख लें। कब इसमें उदाहरण आप देख लें, जैसे क्लोरोफॉर्म है,
और एसीटोन का मिश्रण है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इनके बीच आकर्षण प्रबल होता है, प्रबल होगा तो फिर इस शर्तों का पालन नहीं होगा। इन उदाहरणों को भी हम बहुत डिटेल में अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता दूं, यदि आपको लगातार ऐसे ही केमिस्ट्री में मेरे साथ जुड़े रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको माध्यम की जरूरत होगी, जो आपको लिंक भेजेगा तो ही आपके पास ये वीडियो पहुंच पाएंगे। इसलिए आप देखें और इसको सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम चलेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। थैंक यू। हो ये रिकॉर्डिंग।